नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। प्रशांत किशोर ने बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति फाइनल कर ली। साथ ही अब वो जल्द ही अपनी पार्टी का ऐलान भी करेंगे। तो वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला बोला है, उन पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने महिला की भागीदारी 2030 में बढ़ाने की भी बात कही है। यानी कि तेजस्वी यादव पर प्रहार किया है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही है, साथ ही बड़े ऐलान भी किए हैं और जल्द ही वो अपनी पार्टी का भी ऐलान कर देंगे। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर प्रशांत किशोर ने बिहार में किसके दम पर ताल ठोक रहे हैं? प्रशांत किशोर के आने से किसकी मुश्किलें बढ़ेगी? क्या वो आरजेडी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा देंगे? क्या बीजेपी टेंशन में आ जाएगी? क्या नीतीश के महिला वोट बैंक को तोड़ने वाले हैं प्रशांत किशोर? ये भी एक अहम सवाल उठता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की क्या तैयारी रहेगी, ये भी देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। तो इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले प्रशांत किशोर का जो बयान सामने आया है, आपको वो सुनवाते हैं। 2025 में जन स्वराज 243 सीट लड़ रहा है। उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला। 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जन स्वराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। ये कोई महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं है, ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है। जो मैंने और 4 बातें कही वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागीदारी समाज में समानता के आधार पर नहीं हो सकती है। इसलिए जन स्वराज का जो पूरा अभियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को विधानसभा में जिताकर पहुंचाया जाए। दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहाँ पर रोजी रोजगार व्यवसाय करना चाहती हैं, आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर, सरकारी गारंटी पर महिलाओं को रोजी रोजगार करने के लिए पैसा मिले, क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2%, 2.25% प्रति माह ब्याज लग रहा है। तो देखा आपने किस तरह से प्रशांत किशोर महिलाओं को भागीदारी देने की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता रानी चौबे जी, जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर भारती मेहता जी, आरजेडी प्रवक्ता आरजू जी, जन स्वराज मुख्य प्रवक्ता संजय कुमार ठाकुर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं संजय कुमार ठाकुर जी से लेना चाहूंगी। संजय जी, तो प्रशांत किशोर तो बहुत एक्शन मोड में दिख रहे हैं। तैयारी तो आप लोगों की लगता है अब रणनीति फाइनल हो चुकी है। जी, पूरी तैयारी में हम लोग हैं और 2025 के जंग को फतह करना है, इस तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। कल जो महिलाओं का समागम हुआ है बापू सभागार में, जहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आप सुना रहे थे अभी आदरणीय प्रशांत जी का, तो उसमें जो महिलाओं की भीड़ पूरे बिहार से उमड़ के आई थी, उसने तो सारे राजनीतिक दलों को संकेत दे ही दिया है कि प्रशांत किशोर की तैयारी कितनी मजबूत है। दरअसल महिलाओं के साथ अभी तक पिछले 50-60 वर्षों से सभी राजनीतिक दल जो सत्ता में बिहार में रहे हैं, उससे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुई हैं बिहार में। प्रताड़ना का जो मूल कारण है वह पलायन है, अशिक्षा है। महिलाओं के शिक्षा पर कोई बल नहीं दिया गया किसी सरकार द्वारा, और उनके जो पति पलायन कर रहे हैं, उनके बेटा जो पलायन करके रोजगार के अभाव में दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, तो गांव की महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। क्योंकि एक वर्ष हो जा रहे हैं उन महिलाओं को अपने पति और पुत्रों से मिलने में, भेंट करने में। जब पर्व त्योहार होता है तभी वो आते हैं, तब उनकी मुलाकात होती है। तो इस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो बार बार पद यात्रा के दौरान घोषणाएं करी है, जिसमें उन्होंने कहा है
कि जन स्वराज की सरकार बनते ही 1 बरस के भीतर जहां बिहार के तमाम बेरोजगारों को रोजगार मैसर कराए जाएंगे, वहीं जो लोग देश राज्य छोड़ करके दरवाजा बंद रोजी करवाना। रोटी के लिए मजदूरी करने के लिए पलायन करके दूसरे प्रदेशों में चले गए हुए हैं, उन्हें वापस बुलाया जाएगा और यहीं पर रोजगार दिए जाएंगे ताकि वो अपने परिवार के साथ, अपने बूढ़े माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ सही तरीके से यहाँ जिंदगी बसर कर सके और आनंदपूर्ण माहौल में जो संयुक्त परिवार की अवधारणा है उसे पुनर्जीवित किया जा सके। यही वजह है जिससे महिलाओं का भारी संख्या में जुड़ाव जन स्वराज के पक्ष में होता जा रहा है। चलिए ठीक है संजय जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं डॉक्टर भारती मेहता जी का। भारती जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से अभी आपने प्रशांत किशोर को सुना, वो जिस तरह से महिलाओं को भागीदारी देने की बातें कह रहे हैं, तो नहीं लगता आपको आने वाले समय में ये जेडीयू के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है? कि हमारे लिए तो ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि लगातार 18-19 साल काम करने के बाद अब कम से कम जो आधी आबादी है उसको लोगों ने कंसीडर करना शुरू किया। और निश्चित तौर पर खुशी की बात है कि प्रशांत किशोर जी अब महिलाओं की बात कर रहे हैं। हाँ, मगर शबा जी साथ में मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि प्रशांत किशोर जी की ही जब आंतरिक टीम को आप देखेंगी तो इनका जो भी टीम बना है या संविधान सभा का इन्होंने जो कुछ निर्माण किया है अपना, उसमें महिलाओं की संख्या शून्य है। निश्चित तौर पर मैं भी इसका स्वागत करती हूँ कि मैक्सिमम महिलाओं को हर एक दल टिकट दे, मगर ये जो इनका दावा है कि ये आएंगे तो ऐसा करेंगे, तो सामने दिख रहा है कि अभी तत्काल जो इन्होंने अपने पार्टी का संविधान बनाने के लिए जो एक टीम का निर्माण किया उसमें महिलाएं शून्य थी। ये दुखद है। ये कहीं न कहीं जो इनकी बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें सवाल उठाता है कि क्या ये महिलाओं की बुद्धि और क्षमता पे क्या इनको कोई शक है। तो और जहां तक बात है कि ये भागीदारी देने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे तमाम दलों के ऐसे किसी भी निर्णय का छोड़ दो, चार जरूरी है, 4 बजे से जोड़ना है। शुरुआत आदरणीय नीतीश कुमार जी ने की है और ये बहुत अच्छी पहल होगी, चाहे कोई भी दल इसको लेके आगे बढ़े। चलिए ठीक है भारती जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं रानी चौबे जी का। रानी जी, क्या लगता है आपको, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा देंगे प्रशांत किशोर, जिस तरह से वो हर मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की मुश्किलें प्रशांत किशोर जी क्या कोई भी नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से नारी सशक्तिकरण की बात करती है और नारी को प्रमुखता से रखती है। दूसरी बात, मैंने 2 बयान सुना है प्रशांत जी का। पहला तो कि 40 महिलाओं को ये देंगे टिकट, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि 40 महिलाओं को आप देंगे और 33% का आरक्षण हमारे तरफ से है। आप उठा के देख लीजिए, संगठन हो या किसी भी चीज में हो, 33% के आरक्षण में एनडीए सरकार चल रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हो या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हो, और 25 के बाद जो सरकार बनेगी, आप जो करने जा रहे हैं, आप एक पीआर एजेंसी की तरह माइंडसेट लेके चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी दारू बंद जो अभी नीतीश कुमार जी ने किया है, एनडीए की सरकार ने किया है, उसको खोलने की बात कर रहे हैं। वो एक रेवेन्यू जनरेट की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जिस बिहार में नारी सशक्त हो रही है आज दारू बंद के बाद, आज निडर होके चल रही है, आज क्राइम रेशियो घट रहा है, वहां पे आप बात कर रहे हैं अपने रेवेन्यू, तो ये तो कंप्लीट इनके अंदर एक नशा है, तभी तो ये दारू खुलवाने की बात कर रहे हैं। जिन महिलाओं को इस उत्पीड़न से निजात मिला था, उस चीज में सबसे ज्यादा प्रमुखता से महिलाओं ने वोट अपना दिया था एनडीए की सरकार को, उस चीज को बोल रहे हैं ये खोलेंगे, तो ये आधी आबादी को इज्जत देने की बात कहाँ कर रहे हैं? आप 40 महिलाओं को देके कोई बड़ी आप चीजें नहीं करेंगे। हमारा एनडीए की सरकार 33% का आरक्षण देता है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? प्रशांत किशोर जी को ये सोचना चाहिए कि आप जो बातें कह रहे हैं वो एज अ प्रोफेशनल्स बात कर रहे हैं, आप पीआर एजेंसी टाइप बात कर रहे हैं। वही नीतीश कुमार जी जिनके साथ आप थे, तो उनके साथ आप पीआर का काम कर रहे थे, उनको आप पॉलिटिकल गाइडेंस दे रहे थे, तो उस समय नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे थे। और आज नीतीश कुमार जी खराब हो गए, आज एनडीए खराब हो गया। कल जब आप बीजेपी के लिए काम, तो ये एक पीआर एजेंसी है, ये
सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल और रेवेन्यू जनरेट की बात करेगी, पैसे बनाएगी। और बहुत जल्दी इन्होंने एक चीज और बोला है सभा जी कि ये या तो मैं अर्श पे रहूंगा या तो मैं फर्श पे रहूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये फर्श ही पे रहेंगे, चिंता ना करें। एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार में बहुत प्रमुखता से जो काम हो रही है और जितनी योजनाओं पे काम हो रहा है, जो जो चीजें आगे बढ़ रही है महिला शक्तिकरण में। और आप बात करते हैं, आप उठा के देख लीजिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल पास कर दिया, जिस कांग्रेस ने अभी तक महिलाओं को उनकी सीमा से ऊपर कभी सोचा ही नहीं कि भाई महिलाएं भी, आधी आबादी भी कुछ कर सकती है। जिस वोट बैंक पे पूरा बिहार और पूरा देश चलता है, उस महिला को इतने डाउन लेवल पे फील कराया था कांग्रेस की सरकार ने। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे जो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कभी कि इस बिल के बाद क्या चीजें आगे तक आएंगी, क्या क्या चीजें होंगी, पुरुष वर्ग में तकलीफ भी आ सकती है, लेकिन फिर भी आधी आबादी को अपने सम्मान दिया है। तो मैं यही बोलती हूँ, ऐसी कितनी पार्टियां आई और कितनी पार्टियां गई, मुझे पता है कि प्रशांत किशोर जी क्या करने वाले हैं। बुरा न माने, ऐसी कितनी पार्टियों ने अपना बहुत आगे बढ़ के बहुत सारे वादे किए। जब ये किसी पार्टी में जाते हैं तो उस तरह के वादे करने लगते हैं। तो मैं तो इनको एक सलाह दूंगी प्रशांत किशोर जी को कि आप बहुत अच्छे थे कि आप एक पीआर और अपने पॉलिटिकल लोगों को गाइडेंस कर रहे हैं, वो किंग मेकर ना बने, मैं यही कहूंगी। चलिए ठीक है रानी जी, फिर आपका रुख करेंगे। हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। सौरभ जी, जिस तरह से प्रशांत किशोर ऐलान कर रहे हैं, क्या लगता है नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ने वाली है? क्या करेंगे अब नीतीश कुमार? सपा सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि केवल नीतीश कुमार की टेंशन नहीं, बल्कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं बिहार में, सभी की टेंशन बढ़ने वाली है। प्रशांत किशोर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और लगातार वो गांव का पदयात्रा कर रहे थे और करीब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी उनकी पदयात्रा जो है वो लगातार जारी है। तो मुझे लगता है कि केवल नीतीश कुमार की टेंशन नहीं, बल्कि सभी जो बिहार की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या बिहार के जो नेता हैं, सभी की टेंशन बढ़ने वाली है। क्योंकि भीड़ जो होता है ना, वो सब कुछ बयां कर देता है। जब भी आप कोई सभा करते हैं और आपकी जो जनसभा होती है, उसमें जो भीड़ आती है वो काफी कुछ बयां कर देती है। और निश्चित तौर पर जो प्रशांत किशोर की सभा में जो भीड़ आ रही, वो मुझे नहीं लगता है कि वो भीड़ जो है वो प्रशांत किशोर के केवल प्रशांत किशोर के नाम पर आ रही है। प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं, उनका जो नीति है, उनका जो सिद्धांत है, या फ्यूचर में लोगों के लिए, बिहार की जनता के लिए जो वादे वो कर रहे हैं और जिस तरीके का शासन वो देने की बात कह रहे हैं लोगों के बीच जाकर, मुझे लगता है उसका असर है। उस भविष्य को लेकर लोग उनके पास जा रहे हैं। कल जिस तरीके से उनकी सभा हुई ज्ञान भवन में, और मुझे लगता है कि काफी दिनों के बाद ऐसा दिखाई दिया कि पूरा का पूरा ज्ञान भवन जो है वह खचाखच भरा हुआ था। इसके पहले मुझे लगता है कि 2-3 महीने में अगर आप देखेंगे तो कई पॉलिटिकल पार्टियों की जो सभा है या कोई ना कोई प्रोग्राम जो है, कोई ना कोई कार्यक्रम जो है, वो ज्ञान भवन में हुआ है। लेकिन जो भीड़ कल दिखाई दी थी वो पिछले 3-4 महीनों में दिखाई नहीं दी। तो क्या वो भीड़ फिर आई कैसे? निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर 1.5-2 साल से जो घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं और लोगों के बारे में जो कह रहे हैं कि हम आपको ये करके देंगे, और कल जिस तरीके से उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 40 जो उम्मीदवार होगी, 40 विधानसभा में हमारी जो उम्मीदवार होंगी वो महिला हैं। अभी रानी जी बोल रही थी कि हमारी सरकार ने 33% आरक्षण दे दिया है। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है, वो बता दे। एक भी महिला को टिकट नहीं मिला है। तो 33% आरक्षण की बात आप केवल कर रही हैं। आपको भी पता है कि जब टिकट देने की बारी आती है तो वो आरक्षण वहां पर लागू नहीं होता है, ये सबको पता है। तो एक होता है कि बात करना और एक होता है कि धरातल पर बात उतारना, दोनों में अंतर होता है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं और जो उन्होंने रणनीति बनाई, वो लगातार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है।
और मुझे लगता है कि इससे केवल नीतीश कुमार को परेशानी नहीं होगी, बल्कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी नेता जो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर बीजेपी हो, या फिर नीतीश कुमार, सबकी परेशानी बढ़ने वाली है। और आपको भी याद होगा कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आरजेडी के तरफ से एक लेटर जारी हुआ जी। उसमें काफी संख्या में जो आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता जनसुराज से जुड़ रहे थे या शामिल हो रहे थे, उनको आगाह करने की कोशिश उस लेटर के जरिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जो हैं वो उन्होंने किया था। उन्होंने उस लेटर के जरिए ये बताने का कोशिश किया था, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने, कि जनसुराज जो है वो कोई नई पार्टी नहीं है, उसका कोई नया सिद्धांत और नीति नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम है। इसीलिए आप लोग उससे सावधान हो जाइए, और नहीं तो आपको बीजेपी की बी टीम के अलावा उसमें कुछ आगे आपको नहीं मिले। तो रोकने की कोशिश की गई थी, यानी आरजेडी के जो कार्यकर्ता और नेता जनसुराज के तरफ जा रहे थे या जो जाने वाले थे, उनको रोकने की कोशिश की गई थी। तो अगर आपको प्रशांत किशोर से इतना ज्यादा भय नहीं है, या प्रशांत किशोर अगर इतना बड़ा कोई फैक्टर नहीं है बिहार की राजनीति में, तो आप अपने मतलब पार्टी के तरफ से लेटर क्यों जारी कर रहे हैं? तो इसीलिए मैं सबा बार बार कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर के आने के बाद केवल नीतीश कुमार की टेंशन नहीं बढ़ेगी, बल्कि सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं या उनके जो नेता हैं, सबकी परेशानी बढ़ने वाली। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं आजू खान जी का। आजू जी, प्रशांत किशोर हमलावर हुए तेजस्वी यादव पर। वो ये भी कह रहे थे कि जब वो नीतीश कुमार के साथ थे गठबंधन में, तब ऐसा कुछ नहीं था, तब बिहार आबाद था, और अब बिहार आबाद नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आप लोगों ने जो प्रशांत किशोर का एक महिमा मंडन करना शुरू कर दिया है, वो पता नहीं उसके पीछे की हकीकत क्या है। आजू जी, हमने देखा है कि पूरे देश में आजू जी महामंडन तो हम कर नहीं रहे हैं। जिस तरह से वो लोगों को अपने साथ जोड़ने की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी की बातें कह रहे हैं, सभी हम बैठे हैं यहाँ पे। सबा जी मेरी बातों को कंप्लीट करने दीजिए, फिर किसी नतीजे पे आप पहुंच जाइएगा, मुझे पूरा यकीन है। तो सबा जी, ये जिस तरीके का चल रहा है ना, मैंने देखा है कि पूरे देश में जब भी इलेक्शन आता है, हजारों की संख्या में नई पार्टियां बनती हैं, और बनने के बाद उनका क्या हश्र होता है वो भी सबसे किसी से छुपा नहीं है। और बहुत सारी पार्टियां ऐसे हैं जिसको हम, आप और बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन ये प्रशांत किशोर पांडे की ये जो पार्टी जो जनसुराज है, इसको जिस तरीके से इसको आयाम व्यायाम मिल रहा है, जो कि हर जगह पे ये चल रही है, तो ये इसके पीछे कुछ न कुछ दर्शाता है। सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन ये है, दर्शाता क्या है ये भी बता दीजिए। पीआर एजेंसी का प्रेम हो सकता है, जो पहले वो करते थे। तो पीआर एजेंसी से न्यूज चैनल को क्या मतलब है? मुझे तो खबर से मतलब है। जो भीड़ अगर प्रशांत किशोर की सभा में अगर भीड़ दिखाई दे रही है, तो हम उस भीड़ की मतलब मैं बताता हूँ, मैं भीड़ को लेकर जो भी खबर होगा वो हम सवाल करने का अधिकार है। सौरभ जी, आप एकदम दिखाइए सौरभ जी, लेकिन हजारों पार्टियां जो आती हैं, रजिस्ट्रेशन करती हैं, पार्टियां बनती हैं, वो भी चीजें दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो चीजें बिल्कुल। बिहार में कोई दूसरी पार्टी के बारे में आप बताइए जिसमें हजारों लोग जा रहे हैं और उसकी खबर को हम नहीं दिखा रहे हैं। जी मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ये जो देखिए, अब देखिए मीडिया का जो मामला है ना, मैं मीडिया पे तो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि 183वें स्थान पे, 163वें स्थान पे है। तो भारतीय मीडिया की क्या है सच्चाई, ये पूरे देश के लोग जानते हैं। तो अब इस सब बातों में हमको नहीं पढ़ना है। अच्छे, पहली मर्तबा ऐसा मैंने देखा है, पहली बार ऐसा देखा है कि एक नेटवर्क मार्केटिंग की पार्टी बनी है, जो कि कहती है कि मेरे लेफ्ट साइड में जोड़िए, लेफ्ट के नीचे इतने लोगों को जोड़िए, मेरे राइट में जोड़िए, राइट के नीचे इतने लोगों को जोड़िए, तो हम आपको पैसा फंडिंग करेंगे। तो ये तो पीआर एजेंसीज का दिमाग है, नेटवर्क मार्केटिंग का दिमाग है। और रही बात भीड़ की, तो ये बताइए कि आज इस देश में कौन आदमी किसी से संतुष्ट है? जितने भी प्रदेश के तमाम पार्टियों से निकले हुए नेता हैं, जो कि कुछ न कुछ बनना चाहते थे, कुछ न कुछ करना चाहते थे, उनकी अपनी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि मैं कुछ ज्यादा ये कर लूं, वो सारे लोग जगह हुए हैं।
एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि सब पार्टियों से निकले हुए लोग गए हैं। आप ले जाइए, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, आप करिए, लेकिन आप ये भी बताइए, जन स्वराज के प्रवक्ता जो साहब बैठे हैं, कि ये पहली बार देश में देखा गया है कि कोई पार्टी आती है, नेटवर्क मार्केटिंग पार्टी चलाती है और लेफ्ट और राइट में जुड़ने की बात करती है, पैसे देने की बात करती है। तो बताइए, इस देश का बेरोजगार, इस प्रदेश का बेरोजगार युवा अगर उसकी बात को नहीं सुनेगा, पैसा कमाने के बारे में नहीं सुनेगा, तो कहां जाएगा? दूसरी बात, इनकी विचारधारा क्या है? इनकी आइडियोलॉजी, किसी भी पार्टी की एक विचारधारा होती है। ये बोलते हैं कि हम महात्मा गांधी जी की विचारधारा को मानते हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे में जो बिहार में जो शराबबंदी का कानून है, हम उसको खत्म कर देंगे। तो अब ये क्लियर कर दें कि इनकी आइडियोलॉजी महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे कैसे चल रही है। इनकी आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलती है। ये एक पीआर एजेंसी चलाते हैं और इनकी हैसियत एक ब्रोकर, एक दलाल से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मैं इनको अहमियत नहीं देता हूं। चलिए संजय जी जवाब दीजिए। पहले तो मैं आरजेडी प्रवक्ता जी से कहूंगा कि अपनी भाषा को संजत रखें और दलाल शब्द को अभी तुरंत इसी समय वापस लें, नंबर 1। नंबर 2 कि शराबबंदी से गांधीवाद को जोड़ना इनकी मानसिक कमजोरी और इनके अध्ययन के अभाव का नतीजा है। राजद से इसे अधिक अपेक्षा भी हम लोग नहीं कर सकते। जब ये एमए बीए पास होंगे, अब तेजस्वी जी को अपना नेता मानते हैं, तो इनका मानसिक स्तर क्या है मैं समझ रहा हूँ। रही बात कि सही बात आदरणीय सौरभ भाई जी ने कहा, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पूरी तरह से जर्नलिस्टिक सोच के साथ उन्होंने बात कही है। पत्रकारों पर, पत्रकारिता पर सवाल उठाना ये राजद वालों की फितरत रही है, इसलिए उनके इन सवालों पर मैं ज्यादा छेड़खानी उनके साथ नहीं करूंगा, क्योंकि बात को वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। सच यही है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो 18-19 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं, जिस पदयात्रा का ही यह परिणाम है कि समाज से जात पात धर्म मजहब की सारी दीवारें टूट रही हैं और लोग लामबंद हो रहे हैं। चूंकि कांग्रेस की हुकूमत रही, उसने भी बिहार के साथ सौतेला रवैया अपनाया। आरजेडी की 15 वर्षों का आतंक राज इनका रहा। इस बात को ये बराबर भूल जाते हैं कि इन लोगों ने किस तरह से शासन करवाया था। लालू यादव जी का और राबड़ी देवी जी की जो हुकूमत थी, वो किस तरह से बिहार को दहशत जदा बना करके रख दिया था। अभी नीतीश जी की आलोचना करते हैं, तो नीतीश जी जब इनके साथ थे तो बहुत अच्छे थे, बड़े पवित्र थे और आतंक राज नहीं था बिहार में, जुल्म सितम नहीं था बिहार में, भ्रष्टाचार नहीं था। आज जब उस हुकूमत से ये अलग हो गए हैं तो अब उनमें सभी दुर्गुण दिखाई दे रहा है। अभी अभी भाजपा की प्रवक्ता महोदया बोल रही थी, नीतीश जी का महिमा मंडन कर रही थी, और यही 6 महीना पहले जब नीतीश जी आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे तो गाली देते देते थक नहीं रहे थे ये भाजपा वाले लोग। ये इन लोगों का दोहरा चरित्र, और महिलाओं के लिए ये कह रही है जो 33% आरक्षण दिया है। सौरभ भाई ने तो ठीक सवाल किया, संसदीय चुनाव हो रहा था, कै गो टिकट इन्होंने महिलाओं को दिया? विधानसभा का चुनाव होता है, कै प्रतिशत महिलाएं चुनाव लड़ती हैं इन लोगों के दल से, एनडीए गठबंधन से या आरजेडी वाले लोगों की तरफ से? तो ये लोग महिलाओं को केवल लॉलीपॉप आज तक देते रहे, और जब हम जमीन पर उतारने की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां आएंगी जाएंगी या पार्टी बनती रहती है। मुगालते में मत रहिए खान साहब, ये जन सुराज है और जिसके प्रणेता, जिसके सूत्रधार, जिसके संस्थापक आदरणीय जनाब प्रशांत किशोर जी हैं, जो हिंदुस्तान की सियासत की एक मुनफरिद शख्सियत हैं। और फिर 1 सितंबर को पटना के उसी बापू सभागार में अकलियत भाइयों का बहुत बड़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया है, और आप उस दिन गूगल वाला चश्मा हटा के बढ़िया से गांधी मैदान के अगल बगल, बापू सभागार के अगल बगल आके खड़ा होके देख लीजिएगा किस तरह से आपके लालटेन का जो तेल बन के आप लोग जलते रहे हैं, और आप लोग जो ठकुर सुहाती करके उस दरबार में भाजपा के डर से खड़े रहे हैं, आपका उस दिन कार्बन साफ हो जाएगा। और किस तरह से लोग आपके पिंजड़े से बाहर निकल रहे हैं और अकलियत जमात के लोग किस तरह से अपने हक और हकूक
जो उनके मारे गए हैं उससे छटपटा करके बाहर निकल के आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई को कबूल कर रहे हैं, ये आप उस दिन देख लेंगे। कल महिलाओं की रैली आपने देखी, महिलाओं की सभा देखी। इसके पहले आपने हमारे युवा शक्ति को भी देखा। इसके पहले उसी बापू सभागार में हमारे सोशल मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन को भी आपने देखा। उसके पहले हमारे जो अभियान समिति के पदाधिकारियों का भी सम्मेलन हुआ, उसको भी देखा। संजय जी, बार बार आरजू खान जो है वो कुछ इशारा कर रहे हैं, उनकी बात को पहले ले लेते हैं। जी बताइए। ले लिया जाए। वो बहुत आरोप लगा रहे हैं तो उनकी बात को जरूर लिया जाए। जी जी बिल्कुल। जी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं, पहले उसको अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए आरजू खान। हेलो। चलिए, कुछ परेशानी है तो हम जी बिल्कुल, भारती मेहता हमारे साथ हैं, उनके पास हम आएंगे। भारती मेहता जी, ये बताइए कि अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनी तो 2 घंटे में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, तो ऐसे भी बिहार में शराबबंदी का मतलब क्या है? जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में अगर होम डिलीवरी हो रही है तो शराबबंदी कानून का कोई मतलब तो है नहीं। तो अगर कोई खत्म करने की बात कर रहा है तो इसमें क्या है, बुराई क्या है, परेशानी क्या है? सौरभ जी, सबसे पहले तो एक वरिष्ठ पत्रकार और संवाददाता होने के नाते मैं एक चीज कहूंगी कि आपका जो अभी लहजा था, बुरा नहीं मानेंगे, बहुत दिनों से आपके साथ चैनल्स पे बैठती आई हूँ। आपने कहा कि होम डिलीवरी हो रही है और इससे में प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है, कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा आपके वाणी से लग रही है कि उसको संतुष्ट कर रहे हैं। ये बहुत दुख का विषय है। लोग कहते जरूर नहीं, मैं कोई संतुष्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस सच्चाई को मानती हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है? क्या आपको पता है सच्चाई है या नहीं है? मुझे ये बता दीजिए। अगर कोई कानून बनाया जाता है, अगर तो मैं चाहूंगी भारती मेहता जी मुझे बता दीजिए, एक मिनट भारती मेहता जी, 1 मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर आप सरकार हैं, अगर आप कोई कानून बनाते हैं, तो अगर आप सख्ती से पालन नहीं कर सकते हैं तो उस कानून का फिर मतलब क्या है? वो केवल दिखावे के लिए कानून है। सौरभ जी, 1 मिनट। राम राज एक कॉन्सेप्ट है। अगर मृत्युदंड के लिए सजा का प्रावधान है तो क्या समाज में हत्याएं बंद हो गई हैं? मैं इनकार नहीं कर रही कि 100% नियंत्रण मैं मान रही हूँ, मैं चैनल से स्वीकार करती हूँ कि 1% गड़बड़ी कहीं ना कहीं है, मगर सड़कों पर, जीवन शैली में, रोड एक्सीडेंट में, तमाम चीजों में सुधार हुआ है, इसको आपको मानना होगा। और जहां तक बात है, अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं महोदय, तो 100% आपराधिक प्रवृत्ति समाज से कोई समाप्त कर दे व्यक्ति, ऐसा मैं दावा नहीं कर रही। न हमारे नेता नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं अपराध का मनोभाव समाप्त कर दूंगा। हाँ, अगर प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम शराबबंदी बेकार चीज है, लागू करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर ये बहुत बड़ा, इससे कोई दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य नहीं हो सकता है। कल तक वो कहते थे कि तेजस्वी जी और तेज प्रताप की शराबबंदी का विरोध करते हैं। प्रशांत किशोर जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से इस तरह की आशा कदापि नहीं थी। मैंने माना कि 10 तो वो जो भीड़ जा रही है भारती मेहता जी, प्रशांत किशोर की बातें सुनने के लिए, भारती मेहता जी, प्रशांत किशोर की बातें सुनने के लिए हजारों की संख्या में जो महिलाएं जा रही है सभा में, तो फिर वो क्यों जा रही है? गौरव जी, आप 20 साल से आप पत्रकारिता में, और ऐसा नहीं है कि ऐसी भीड़ बापू सभागार में हर साल 4-5 मीटिंग हम लोग करवाते हैं अपनी, ऐसा नहीं है कि बापू सभागार में पहली बार मीटिंग हो रहा है और यहाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपकी पार्टी में भी एक मिनट भारती मेहता जी, भारती नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि पहली बार बापू सभागार में भीड़ आई थी और पहली बार वो पूरा खचाखच भरा था। इसके पहले भी बढ़ता, आपकी सभा में भी लोग आते हैं और वो खचाखच भरी हुई भीड़ होती है। लेकिन अगर कोई पैरेलल कोई नई पार्टी है, नया नेता है, अगर उसकी सभा में वो भीड़ आने लगे तो ये खबर है ना हम लोगों के लिए, ये तो सोचने पर विवश कर देगा ना आप लोगों को भी कि आखिर वो भीड़ कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। सौरभ भाई, एक चीज मैं कहूंगी, बहुत ईमानदारी से आपके चैनल से मैं कहूंगी कि पहली पार्टी है अभी। संजय जी अभी पार्टी बनी भी नहीं है, अभी पार्टी बनी भी नहीं है, अभी पार्टी बनी भी नहीं है, 2 अक्टूबर को बनी। सौरभ भाई, अभी संजय ठाकुर जी कह रहे थे कि लोग प्रशांत किशोर जी के आकर्षण से लांघोट हुए जा रहे हैं। मैं एक बात ईमानदारी से स्वीकार करूंगी कि पहला ये संगठन है प्रशांत किशोर जी का कि 1 to 1 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार नहीं 20 बार अप्रोच करता है पंचायत तक के नेताओं को कि आप आए और हमसे जुड़े। ये पहली बात हो रहा है, ये भी एक सत्य है। और निश्चित तौर पर चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वहां बड़ी कठिनाई होती है जगह बनाने में, तक लेने में। संजय कुमार ठाकुर जी सामने में है। आज मैंने एकदम स्पष्ट कहूंगी, हर जिले में अगर कोई नेता हो, राजद का, जदयू का, बीजेपी का, लोजपा का, भाजपा का, हर एक से अप्रोच किया जाता है कि आप आए और प्रशांत किशोर जी से मिले, आप उनसे मिलकर आप उनकी जो पार्टी है या जो दल है जनसुराज, उससे जुड़े। तो स्वाभाविक है कि इतनी मेहनत के बाद अगर कुछ लोग जुटते हैं वहां, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लोकतंत्र में। और अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आपके चैनल यहाँ लोग कहें कि मैं गलत कह रही, इसकी जानकारी सौरभ भाई आप भी बड़ी एक भी व्यक्ति को नहीं, मुझे ये समझना नहीं भारती मेहता जी, मुझे भारती नहीं, मैं भारती मेहता जी, बस हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक भारती मेहता जी, हम आपकी बात बिल्कुल सही है, बस हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जब प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम शराबबंदी खत्म कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर हजारों की संख्या में महिला वहां पहुंच रही है तो इसका मतलब क्या है। कारण कि कल आपको भी पता है, आप भी पटना में रहती हैं, आप भी पॉलिटिक्स से काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं, आपके कई लोग होंगे जो कल उस सभा में गई होगी, बाद में आपकी बातचीत हुई होगी, तो वो क्यों गई प्रशांत किशोर की सभा में। प्रशांत किशोर से कुछ उम्मीद, कुछ भरोसा है तभी तो वहां पहुंची वो, नहीं तो कोई भी महिला अपने घर को छोड़कर 4-5 घंटे का वक्त जो है वो किसी दूसरी पार्टी या नेता के लिए क्यों देगा। सौरभ जी, कल जैसा कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ या चैनल जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है दोनों से ज्ञात हुआ कि वहां उनका महिला सम्मेलन था बापू सभागार में। लाजमी है कि महिला सम्मेलन में तो महिलाओं की भीड़ होगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महिला सम्मेलन में महिलाओं की भीड़ नहीं होगी तो किसकी भीड़ होगी। हाँ, मगर महिलाओं की भीड़ में भी मैं नहीं कहना चाहती, मगर अचानक जो अपना एक स्टाइल है, अचानक मेरे पास कोई परिवारवाद नहीं, मेरे पास और कुछ नहीं, मेरे पास जो है हमारे साथी हैं, और अचानक एक चेहरे को हाईलाइट किया जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। एनीवे, हाँ, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है कि विधानसभा चुनाव में वो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर मैं इसे नीतीश कुमार जी के 18-19 साल पहले किए गए महिला सशक्तिकरण की जो शुरुआत हुई थी चुनाव पंचायत रिजर्वेशन से, उसका फलाफल मानती हूँ। और एक महिला के नाते मैं जेडीयू की प्रदेश अध्यक्षा भी हूँ, जदयू की प्रवक्ता के नाते भी काम कर रही हूँ। मैं ऐसे किसी भी
निर्णय का, चाहे वो राजद करे, लोजपा करे, भाजपा करे, जदयू करे, निश्चित तौर पर एक महिला युवा नेता के नाते मैं ऐसी चीजों का स्वागत करूंगी कि कोई भी दल मैक्सिमम विधानसभा में, लोकसभा में महिला कार्यकर्ताओं को, महिला नेताओं को मौका दे। निश्चित तौर पर आधी आबादी का अगर हक और अधिकार बढ़ता है तो ये बहुत खुशी की बात होगी। और प्रशांत किशोर जी ने भी अगर ऐसी घोषणा की है तो शुरुआत इसकी नीतीश कुमार जी ने की थी, और उस दिशा में अगर प्रशांत किशोर जी ने कुछ कहा है तो निश्चित तौर पर ऐसी बातें स्वागत योग्य है। चलिए आरजू खान, ये बताइए मुझे, जहां तक मेरे पास जो खबर है कि प्रशांत किशोर का जो अगला कदम है वो अल्पसंख्यक समाज है। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है या करने वाले हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें 70 विधानसभा सीटों पर हमारे जो उम्मीदवार होंगे वो अल्पसंख्यक समाज से होंगे। तो आपको नहीं लगता है कि आरजेडी के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है? या जो आप लोग वोट बैंक मान के चलते हैं कि मुस्लिम जो है वो हमारा वोट बैंक है, उसमें एक बड़ी सेंधमारी जो है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर पांडे जी, क्या दुनिया की कोई भी, देश की कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो मुसलमानों के बिना अपना काम कर पाए, अपना रुख स्पष्ट कर पाए। सबसे बड़ी चीज तो ये, कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान उनके खुराक हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसलमानों की बात करके अपनी राजनीति करता है। तो मुसलमानों को तो दूर नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते। और लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि वो इलेक्शन लड़े और लड़ाए, पार्टी बनाए। इसके लिए हम मुसलमान तो उनके साथ सकते। जाएंगे ना? अगर 70 सीटों पर अगर अल्पसंख्यक समाज का कोई नेता अगर उम्मीदवार होगा, कोई पार्टी अगर ऐसा ऐलान कर रही है, तो मुसलमान मुस्लिम जो वोट बैंक है उस पार्टी के साथ तो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 का इलेक्शन आने दीजिए और इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, तो इसका रिजल्ट जो है अभी मेरे कहने से बेहतर उस वक्त होगा। उस वक्त साक्ष्य की या सबूत की, एविडेंस की कोई जरूरत नहीं होगी। तो 2025 का इलेक्शन आ जाने दीजिए, इलेक्शन हो जाने दीजिए। और इस तो प्रदेश की किशोर जनता, एक इस देश फैक्टर की, तो होंगे ना 2025 में, ये तो आप मानते हैं ना? मैं 2025 में बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर होंगे। मैं बता रहा हूं सर, सौरभ जी सुन लीजिए। पहले तो मैंने कहा कि इनका डेमोक्रेटिक राइट है, और जिस तरीके के जो इनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या वो अपने दिल पे हाथ रख के ये बात कह सकते हैं सच्चाई से? क्या इससे पहले वो बिहार प्रदेश के प्रदेशवासी थे या नहीं थे? ये एकाएक ये प्रेम उमड़ा है क्या पार्टी बनाने के ही वक्त? इनके ऊपर जो है ये सोचने की जरूरत नहीं है? या जो बिहार में लगातार जो काम हो रहे हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, इसके ऊपर ये क्यों नहीं बोलते? सिर्फ फोकस कर रहे हैं हमारी पार्टी, हमारी टीम, हमारी इतनी। और ये बताए कि ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों शुरू कर दी है पार्टियों में? ये नया चलन बना है ये क्या? आप लोग कैसे, ये जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर कि बीजेपी की बी टीम है, इसका आधार क्या है? इसका आधार यही है कि ये मिले हुए हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के गोद में खेलने वाले हैं, उनकी विचारधारा वही है, इसलिए हम इस चीज को कह रहे हैं। और ये चीज ये बताए ना, सबसे बड़ी चीज ये बताए, ये अच्छे मुसलमानों के तरह ही तैसे। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको सुना है, आप भी मुझे सुन लीजिए शांति से। पहले ये बताइए कि आप इस बिहार प्रदेश के, आप बिहार प्रदेश के प्रदेशवासी हैं कि नहीं? उनको अपनी बात संजय जी, मेरे दो सवाल है। आप पहले इस बिहार प्रदेश के नागरिक थे या नहीं थे? इस देश के नागरिक थे कि नहीं? एकाएक जब आप पार्टी बनाने लगे तभी आपके दिल दिमाग में आया कि नहीं, मुझे बिहार की बात करनी चाहिए, जो बिहार में जो चीजें घटित, जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में बात करनी चाहिए। जब आप किसी पार्टी के लिए पीआर एजेंसी चलाने का काम करते थे तो उस वक्त आपके दिमाग में नहीं था? आपके पास उस वक्त क्या देश प्रेम और बिहार प्रदेश का प्रेम नहीं था? यही सबसे बड़ी मानसिकता है। आपको 2015 में आपकी सरकार उन्होंने बनाई, प्रशांत किशोर ने महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में। महागठबंधन की सरकार जरूर बनी थी। सुन लीजिए, आप जबर ऐसे कहने से सौरभ जी नहीं हो जाएगा। महागठबंधन की सरकार बड़ी भूमिका थी प्रशांत किशोर की। नीतीश कुमार जी के लिए ये काम कर रहे थे पीआर एजेंसी के तहत। राष्ट्रीय जनता दल आपके गठबंधन के लिए कर रहे थे, आपके गठबंधन के लिए कर रहे थे। ये नीतीश कुमार के साथ मिलते थे, बैठते थे, उनके लिए पीआर एजेंसी का काम करते थे। राष्ट्रीय जनता दल के लिए कभी इन्होंने पीआर एजेंसी से काम नहीं किया है। ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। नहीं, गठबंधन के लिए वो कर रहे थे, जो भी रणनीति वो तैयार कर रहे थे, मैं कह वो रहा हूं गठबंधन कि के लिए कर रहे थे।
सौरभ जी, मैं कह रहा हूं ये स्पेशली नीतीश जी के लिए कर और रहे जीत थे। के बाद आप लोगों ने कहा था, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रशांत किशोर की भूमिका काफी अहम रही है इस पूरे जीत में। अगर हम उनको पैसा देते हैं या कोई भी पार्टी अगर उनको पैसा देती है पीआर एजेंसीज के लिए कि लीजिए आप मेरे लिए प्रचार प्रसार कर लीजिए, जैसे तमाम लोग करते हैं, आईटी सेक्टर्स के लोग करते हैं, अगर कोई अगर तो दो बात जीत अगर का इनके मूल लिए बोल मंत्र दिया तो तो उनको क्या पता बोलेंगे? है ना, तो लेकिन अब वो सबसे बड़ा अपने लिए सवाल तो करना ये है चाहते ना हैं। सौरभ जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का चलन क्यों ये लेके आ गए पार्टियों में, मेरे लेफ्ट जोड़ो मेरे राइट जोड़ो, इस विंग में इस विंग में हम आपको पैसा देंगे। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के या कुछ जिले के जो लोग हैं ना, जो सारी पार्टियों में जो घूम घाम के आए हुए हैं, सब पार्टियों का जो दर्शन कर चुके हैं, जो कूड़े करकट के टाइप के लोग हैं वही इनके साथ है। और ये देख लीजिएगा 2025 के बाद मतलब इलेक्शन में आपको उस तय हो पूरे जाएगा। करकट के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब वो जो भी तमाम नेता पार्टियों में शामिल हो घूम रहे हैं, चुके हैं, वो अपने आप को प्रभावी बनाने के लिए उनका विचारधारा कुछ नहीं है। ये कभी राजद में आते हैं, कभी जनता दल यूनाइटेड में आते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी चलिए में समझ जाते हैं, गए। कभी कांग्रेस में संजय जी, जाते हैं, वो चारों संजय तरफ जी भगा जवाब के दीजिए। इनके पास लोग गए हैं। सूरज है, अब आप बोल लिए, जवाब सुनिए। आप बहुत जी जी, घबराहट में हैं। आपकी संजय हम जी बेचैनी घबराहट समय में की नहीं है कमी साहब, है, हाँ कम नहीं, शब्दों हम में अपना पूरा। घबराहट में नहीं है। आप फिर आप सुनिए, संजय जब जी आपको मैं ध्यान से सुन रहा था तो संजय जी मेरी भी बात समय ध्यान की से कमी सुनिए। है जी। आपकी घबराहट और बेचैनी आपकी बात वाणी से स्पष्ट जरा झलक सा रही है। भी राष्ट्रीय जनता दल आपसे घबरा नहीं रहा है, क्योंकि ये जानता अरे है कि आप एक आप तो ब्रोकर कहीं का है। नहीं रहिएगा चुनाव में, हाँ, आगे अरे 2025 का समय की चुनाव आप कमी कहीं है नहीं ना, हमको रहिएगा। पता है घबराइए संजय जी, नहीं। हमको पता है, अब सुनिए, हमको पता है आप संजय जी मदारी आप वाले हैं, सौरभ भैया जरा हमको इनको पता है मना आप करिए। मदारी वाले जब हैं, ये बोल रहे डुगडुगी हैं तो आरजू मैं बजाइएगा, नहीं जी, बोला खेल हूँ। दिखाइएगा। ये मेरी आरजू बात जी सुने। शांत हो जाइए, समय की कमी है, हाँ उनको बोलने दीजिए, जल्दी से अपनी भी हाँ, बात पूरी कीजिए। इन्होंने बी टीम का आरएसएस तक का नाम लिया। इनसे पूछिए जब महात्मा गांधी कौन है। अगर महात्मा गांधी को आरएसएस ये मानते हैं तो ये मुगालते में है, मुगालते में जी रहे हैं, मानते रहे। अगर आप नाथूराम महात्मा गोडसे को गांधी ये के नाम बिल्कुल, पर राजनीति अगर कर रहे हैं, जबकि आप अगर खुद एक महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे नहीं चल रहे फिर हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप महात्मा अगर गांधी को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप बताइए, गलत महात्मा बयानबाजी मत गांधी का करिए। नाम लेके आप कह रहे हैं कि आप गलत शराबबंदी को बयानबाजी हम मत खत्म करिए, कर इनको देंगे। बनाइए। सौरभ भाई आप बताइए, कहिए चुप इस रहने के सवाल का लिए। जवाब दीजिए। ये बोले हैं, मैं रानी आपके जी, सवाल रानी के जी, जवाब अंतिम दूंगा, सवाल है एक मेरा एक आपसे। सवाल का जवाब दूंगा। रानी, आप धैर्य रखें, महात्मा संजय जी, गांधी के नाम पे आप लगा राजनीति नहीं। कर रहे हैं और अगर दूसरी आप तरफ कर रहे हैं कि नाथूराम शराबबंदी को हम गोडसे खत्म कर देंगे। चलिए संजय जी, समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर सभा, जैसा कि मैं शुरू में आपको कह रहा था धन्यवाद। कि शुरू में अगर बात करें, निश्चित तौर पर 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी। लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की थी तो निश्चित तौर पर सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है या नेता जो है वो काफी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेता या कोई भी पार्टी उन्हें गंभीरता से ले रही, या बिहार की जो जनता है वो भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई गंभीरता से उनको ले रही थी या कह रही थी कि भाई प्रशांत किशोर भविष्य में कुछ बड़ा करेंगे या। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी यात्रा जारी रही और उसके बाद जो उनकी सभा होने लगी और अब जो उनकी सभा में भीड़ आ रही है, निश्चित रूप से वो काफी कुछ बयान कर रही है। और लगातार जो प्रशांत किशोर बिहार की जनता के बारे में या बिहार के लोगों के बारे में जो वादे कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 40 विधानसभा सीट पर हम महिलाओं को उम्मीदवार बनाएंगे, 70 जो विधानसभा सीट होगी उसमें अल्पसंख्यक समाज के जो उम्मीदवार, जो नेता होंगे वो हमारे उम्मीदवार होंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बिहार की जनता को एक उम्मीद जरूर उनमें एक दिखाई दे रही है, जो वो शायद ऑप्शन के तौर पर प्रशांत किशोर को लेना चाहते हैं। जिन्हें आरजेडी या महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन से परेशानी है, या उनको लगता है कि इन दोनों सरकार ने बिहार के लिए वो नहीं किया जो इन्हें करना चाहिए। बराबर मौका दोनों को मिला है। लालू प्रसाद यादव भी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रह चुके हैं। फिर 20 साल अगर देखें तो नीतीश कुमार की भी शासन रही है। हालांकि कुछ अगर 1-2 साल उसमें हटा देते हैं जो महागठबंधन की सरकार रही है, तो दोनों को लगभग बराबर का मौका मिला है।
लेकिन उसके बाद भी बिहार में शायद वो कुछ नहीं हुआ जो प्रशांत किशोर करना चाहते हैं। और मुझे लगता है यही उम्मीद प्रशांत किशोर से बिहार की जनता को है, और शायद इसीलिए उनकी सभा में भीड़ जो है वो अब दिखाई देने लगी है। तो निश्चित रूप से ये जो भीड़ है, ये चिंता का जो टेंशन जो है वो केवल नीतीश कुमार के लिए नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद यादव के लिए भी है, तेजस्वी यादव के लिए भी है और बीजेपी के लिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि अब बीजेपी और आरजेडी और जेडीयू की टेंशन बढ़ने वाली है। हालांकि आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।